नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, कल की कहानी यानी एपिसोड नंबर 830, ट्रक ड्राइवर रतन की ये दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने पूरी कहानी को समझ लिया होगा। अब ये दूसरा भाग की कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन जो भाई पहले भाग नहीं देख पाए, उनके लिए मैं थोड़े से संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये जो कहानी है ना, रतन ट्रक ड्राइवर की है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2012 में। रतन एक फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवरी का नौकरी करते थे और किराए के घर में रहते थे। उनकी बहन की शादी थी, छोटी बहन की, और उनका उम्र तो शादी से आगे निकल रहा था। लेकिन रतन शादी नहीं कर रहे थे अपना। वो चाहते थे कि पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए और इसके बाद अपने बारे में सोचेंगे। माँ पिता तो हर कोई चाहता है कि पहले बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए। लेकिन रतन के मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेन समस्या था पैसे का। पैसा शादी में काफ़ी लग रहा था। पैसा रतन के पास में नहीं था और उन्होंने अपने कंपनी में मैनेजर से लोन के लिए दरखास्त दिया था। लेकिन मैनेजर ने सिर्फ 2 महीने का एडवांस अप्रूवल बताया। लेकिन उनको करीब 1 लाख रुपए चाहिए था और उसके बीच उनके साथ कई घटनाएं घटती हैं। अगर आप उस पार्ट में नहीं पहुंच पाए हैं तो मैं इस एपिसोड में उस पार्ट का लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उस पर क्लिक करते ही पर चिल्ला रही थी, रतन रतन उठ बेटा, उठ बेटा। मैं हड़बड़ा करके अब दरवाज़ा जाके खोलता हूँ तो इतना सुबह तो नहीं हुआ था। अभी भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब 4 के आसपास का सुबह का टाइम था। अब मम्मी को क्या हो गया? मम्मी सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर के और ये इतना शोर क्यों मचा रही है? क्या बात हो गया? मैं अब मम्मी की तरफ देख रहा था। अब मम्मी कमरे के अंदर इधर से उधर नज़र घुमा रही थी और कमरे के अंदर आकर के मेरे पलंग के नीचे भी देखने लगी, अलमारी के पीछे भी, अलमारी के अंदर भी लकड़ी के। क्या ढूंढ रही है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो नींद से जागा इसी वजह से कि मम्मी दरवाज़ा पीट रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी मेरी नींद की खुमारी हटी नहीं थी। कहा जाए तो मैं नींद में ही था अभी। अब मम्मी पूरे कमरे में घूमती जा रही थी और कभी कभी मेरी तरफ घूम करके अपनी नज़र से देख लेती थी। ना जाने मेरे कमरे में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं चौंकते हुए कहने लगा, मम्मी सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? अभी तो मेरा नींद भी नहीं पूरा हुआ। आप देख रही हो ना, अभी 4 बजे हैं। जाओ आराम कर लो। जो भी ढूंढना है अब दिन में ढूंढ लेना मम्मी, प्लीज़। और तभी मम्मी अब मेरे पास आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरी आंखों में आंखें डाल करके, रतन मैं इस कमरे में कुछ दिनों से आवाज़ सुन रही हूँ और आवाज़ वो क्या है तुझे पता होगा। आज मैं तेरे कमरे में किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनी हूँ। तो तू सच सच बता दे कि तू क्या कर रहा है, तुम्हारा सब क्या चल रहा है? लड़की कौन थी और अब कहाँ गई? मैं हैरान था कि मम्मी क्या बोल रही है। मैं मम्मी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मम्मी ऐसा क्या बोल रही हो आप? आपने तो देख लिया इस कमरे में कोई लड़की नजर आ रही है। माँ मुझे घूरती जा रही थी और मैं सहम सा गया था। मुझे लगा कि भेद खुल तो नहीं गया, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखा था और मन में पूरी इच्छा दबाए हुए, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ अनर्थ भी तो हो सकता है।
जैसा उस लड़की ने कहा था। अब मैं माँ को बार बार समझा रहा था कि माँ, तुम्हारे कान बजे होंगे, अगर कोई लड़की होती तो तुम्हें तो दिखाई देती। कहाँ है लड़की? मैं अब पूरी तरह से होश हवास में आ चुका था। नींद मेरी गायब हो चुकी थी और माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगी, रतन देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ बेटा। मैं कई रातों से तेरे कमरे में हलचल सुन रही हूँ और आज तो मैं अपने कानों से उस लड़की की हंसने की आवाज़ सुनी हूँ। ये सब क्या चल रहा है बेटा? सच सच बता दे। अब माँ की आंखों में आंसू निकल रहा था। वो रो रही थी। शायद उसको मेरी परवाह थी। हर माँ करती है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कोई तकलीफ में, कोई खतरे में फंसे। वैसे भी तुम्हें मेरी माँ थी। अब मैं क्या बोलूँ? वो कसम पर कसम खिलाई जा रही थी कि बेटा सच बोल, सच बोल। मैं कहने लगा कि माँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इस कमरे में नहीं। हम थोड़ा सुबह हो जाने दो। इसके बाद मैं आपके पास आऊँगा, आप पूरी बात बताऊंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ। अब माँ को भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी बताने वाला हूँ। आखिरकार माँ कहने लगी, देख बेटा, मैं सब जानती हूँ। तेरे कमरे के अंदर में कोई लड़की जरूर है, और कौन लड़की है ये तुझे बताना है। कैसी लड़की है तुझे बताना है। अब मैं माँ को लेकर के हाथ पकड़ करके अब अपने कमरे से बाहर निकल गया था। अब माँ जिद पर अड़ी थी कि जो बताना है इसी वक्त बता। अब मैं माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि माँ, अभी वक्त नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दो। लेकिन माँ जरा भी मोहलत नहीं दे रही थी। लेकिन मैं माँ को हाथ पकड़ करके माँ वाले कमरे में लेके आ गया था। अभी मेरी बहन नींद में थी, मेरे बापू भी सो रहे थे, और मैं और माँ हम आपस में अब बातचीत कर रहे थे। और बहन का भी नींद नहीं खुला था, न बापू का नींद खुला था। और तब माँ जब बार बार एक ही बात पर अड़ गई थी तो मुझे बताना पड़ा, शुरू से लेके और अभी तक का पूरा कहानी। आज जैसे ही मैंने पूरी बात ख़त्म की, माँ एकदम डर चुकी थी और कहने लगी कि बेटा, इस घड़ी को तो दूर जाके फेंका, अगर तू नहीं फेंक सकता तो मुझे दे दे, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी। और देख बेटा, वो लड़की तुझे कहीं भी दिखे ना तो उससे बात मत करना। अगर रात को तेरे कमरे में आए ना तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं देख लूँगी कि वो चीज़ क्या है। मैं भी तो थोड़ा तंत्र मंत्र की जानकार हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा आखिर वो चाहती क्या है। लेकिन मैं माँ को समझाने लगा कि माँ, मैं भी सब कर सकता था, मेरे मन भी ख्याल आया था कि मुझे इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन माँ, अभी बहन की शादी है, ये निपट जाने दो, और इसके बाद जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे, बस आप शांत रहो। माँ मेरी बहुत समझाने के बाद शायद समझ में आया कि मैं सही कह रहा हूँ। और तब वो कहने लगी कि देख बेटा, तू सतर्क रहना और अपने आप को बचा के रखना। मैं तुम्हें देखती रहूँगी, तुम्हें वाच करती रहूँगी, और ध्यान रहे जैसे ही गुड़िया की शादी हो जाएगी तुम्हें उस लड़की से अलग हो जाना है। उस घड़ी को ठिकाने लगा के आना है, और नहीं तो उस घड़ी को मुझे दे देना, मैं उसके ठिकाने लगा दूंगी। मैं कहने लगा कि माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन ये सब बीत जाने दो, शादी ब्याह हो जाने दो। और आखिरकार वो 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। मैं फैक्ट्री जाता था, आता था, सारा काम करता था, शादी की तैयारी तो मैं कर ही चुका था। और जब 3 दिन रह गए गुड़िया की शादी को तो रिश्तेदार जुटने लगे थे, आज जिनमें एक मेरा मामा का लड़का भी था। वो मेरा बहुत करीबी था और हम एक दूसरे के दिल की बात शेयर करते रहते थे, क्योंकि मेरे से
थोड़ा सा ही छोटा था और हम दोनों में अच्छा खासा बनता था। हम रात में एक ही साथ सोते थे। अब मैं पूछता था कि तेरा परिवार कैसा चल रहा है, शादी में क्या क्या हुआ, सब बताता था। और कहने लगा कि भाई मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई, मेरे पापा का मर्जी से शादी हुआ, ये लड़की मुझे पसंद नहीं आई। अब मैं उसको समझाने लगा कि देख भाई, शादी का बंधन होता है ना, न तो तुम्हारे हाथ में होता ना हमारे हाथ में होता है, ऊपर से लिखा हुआ आता है और वो हमें निभाना पड़ता है। अब जैसा हो तुम्हें तो निभाना ही पड़ेगा। मैं उसको समझा रहा था लेकिन वो मेरी बात को समझ में नहीं आ रहा था। अब कहने लगा कि रतन भाई मैं तो फंस चुका हूँ, वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो मेरी दिल की बात समझती नहीं है, ना जाने वो दिन भर क्या सोचती रहती है। अब मैं अपने मामा के लड़कों को समझाता रहा कि देखो अब जो भी है उसके साथ तो जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। अब एक दूसरे के साथ ही घर की गाड़ी चलती है। अब एक दूसरे को थोड़ा समझने को टाइम दो। अब देखो तुम्हारी भी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, मोहलत तो दो उसको। और वो मेरी बात को जैसे सुन ना रहा हो। खैर अब सुबह हो चुकी थी और हम किसी काम से बाहर जा रहे थे और उसके पास में बाइक थी और बाइक चलाता हुआ मैं पीछे बैठा हुआ था। हम चलते जा रहे थे। जब हम बाजार के पास पहुंचे ना, तो मुझे वो लड़की एक जगह पर खड़ी दिखाई दी। मैं उसको देख करके आज चौंक गया था। वो दिन का वक्त था और डिट्टो जैसा मेरे कमरे में नजर आती थी वैसा ही शक्ल सूरत कपड़ा सब कुछ वैसा ही पहन रखी थी। आप मेरी तरफ घूर के देख रही थी और कमाल की बात थी कि मेरा मामा का लड़का यानी भाई मेरे साथ था और उसको शायद वो नज़र नहीं आ रही थी। तभी तो उसने मेरे को पूछा टोकते हुए कि रतन भाई इस खंभे को क्या तुम घूर घूर के देख रहे हो, क्या यहाँ पर कोई और की परी है क्या। तब मुझे समझ में आया कि वो लड़की सिर्फ मुझे दिख रही है, मेरे मामा को लड़की को नहीं दिख रही है। आज बदन में सिहरन सा पैदा हो गया। मेरा चेहरा उतर चुका था डर के कारण और मेरा चेहरे के भाव को मेरा भाई भाप गया था। मैं मेरा भाई अब कहने लगा रतन भाई आपको हुआ क्या, इस खंबे को देख करके आप इतना डर क्यों गए, आप बताओ तो सही। और अचानक उसकी निगाह मेरी कलाई घड़ी में अब दिख गई। वो मेरे कलाई घड़ी को देखने लगा और कहने लगा अरे भाई साहब ये घड़ी कहाँ से ली आपने, ये घड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, आप मुझे दे दो ये घड़ी। मैं समझाने लगा कि देखो रतन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कहीं बैठते हैं और मुझे पानी की ज़रूरत है। और इसके बाद हम एक चाय की दुकान पर गए और वो लड़का बहुत जिद्दी था। चाय पानी पीते हुए मैं अपने आप को संभाल रहा था और वो लड़का तो कह रहा था कि रतन भाई ये घड़ी मुझे दे दो और जो पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा, मुझे ये घड़ी पसंद आ चुकी है, ऐसा घड़ी तो बाज़ार में मुझे कहीं दिखता ही नहीं है, ये बहुत पुरानी घड़ी है और ये घड़ी मुझे भाग गई है। मैं उसको समझाने लगा कि भाई ये घड़ी मेरी नहीं है, ये किसी के मानत है और कब मांग लेगा मुझे भी कुछ पता नहीं, ये घड़ी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, चाहे इसके लिए आप बुरा मानो या भला मानो। लेकिन वो अड़ा रहा था। और इसके बाद बाजार से सामान वामान लेकर के हम घर लौट आए और रास्ते भर वो मुंह फुला करके बैठा रहा, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। और घर पहुंचने के बाद सीधा मेरी माँ से शिकायत करने लगा, कहने लगा कि मुझे ये घड़ी पसंद आ गई है और देखिए रतन मुझे ये घड़ी नहीं दे रहा, जबकि इसके बदले में मैं पैसा भी देने को तैयार हूँ, जो मांगेगा मैं दे दूँगा। वो पैसे वाले घर का लड़का था। माँ मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुराते हुए कहने लगी दे देना, इसको दे दे, अगर ये मांग रहा है तो दे दे। लेकिन मैं माँ को समझाते हुए कहने लगा कि माँ तुम्हें भी पता है ना
ये घड़ी मेरी नहीं है, ये किसी की अमानत है। और मैं बिल्कुल मना कर दिया था। अब फिर वो मुंह फुला लिया था। माँ भी उसको समझाने लगी कि बेटा ये रतन की घड़ी नहीं है, ये किसी इसकी दोस्त की है। अब वो कब मांग लेगा कुछ भी मालूम नहीं। तू इस घड़ी को भूल जा, तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू एक से एक नई घड़ी खरीद सकता। लेकिन वो लड़का जीत पर अड़ा हुआ था और कह रहा था कि नहीं, ये घड़ी मुझे पसंद आ गई है, अब मैं इसको लेकर आऊँगा। लेकिन हमने भी मना कर दिया, माँ ने भी मना कर दिया। लेकिन वो उदास रहता था, घड़ी को देखता रहता था मेरे कलाई पर। अब फिर शादी ब्याह का टाइम था, रिश्तेदार भी आ चुके थे और हम अपने काम में लगे हुए थे। और वो भी दिन आ चुका जब मेरी गुड़िया बहन की शादी हो रही थी। और रात को जब शादी ब्याह सब कुछ निपट गया, तब मुझे चैन आया था। सुबह में बहन की जब विदाई हो गई, तब मुझे बहुत रोना आया था कि गुड़िया बहन मेरी अब विदा हो गई। अब ये घर बिल्कुल सुना सुना हो गया। इसके बिना घर मेरा अच्छा नहीं लगता। माँ भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था और मेरे बापू भी रो रहे थे। और अब क्या कह सकते हैं, अब बिटिया तो पराई होती है, उनको तो अपने घर पर जाना ही होता है, यही तो विधि का विधान है। अब मैं माँ को समझाने लगा, बापू को समझाने लगा कि आप लोग शांत रहिए, बिटिया जब तक थी हमारी थी, अब हमारी नहीं है, अब वो दूसरे की हो चुकी है। आप लोग आंसू बहाना बंद कीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं होता कहना। और सुबह तक माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और वही हाल मेरा बापू का था। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो घड़ी मैं अपने पलंग के सिरहाने रखा हुआ था। मैं बाथरूम में नहाने गया था। और इसके बाद में जब आया ना, तो घड़ी अपनी जगह पर थी नहीं। मैं हर तरफ अब घड़ी को ढूंढने लगा, लेकिन वो घड़ी मुझे मिली नहीं। मुझे डायरेक्ट शक मेरे मामा के लड़के पर गया। आज जब मैं उससे पूछने लगा तो उसने कतई मना कर दिया और गुस्से में कहने लगा कि मैं आपका घड़ी चुरा लिया क्या? आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं। अगर मैं आपसे घड़ी लेता तो पैसे देता। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। और आखिरकार मेरी घड़ी गई तो कहाँ गई, कौन ले गया? लेकिन मुझे जो शक था ना, मेरे भाई पर था। और माँ भी उसको समझा रही थी कि बेटा अगर तुमने गलती से घड़ी रख लिया है तो दे दो, क्योंकि जिसकी घड़ी है वो मांगने जरूर आएगा, फिर रतन कहाँ से देगा? बेटा समझदारी इसी में है कि आप घड़ी दे दो। लेकिन वो माँ को भी समझाने लगा उल्टा कि नहीं जी, मैंने घड़ी नहीं चुराई है। अगर मैं लेता तो रतन से मांग के लेता, पैसा देकर लेता। ऐसा मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। अब मुझे ज़रा फिक्र होने लगी थी कि आखिर वो घड़ी गई तो कहाँ गई। मैं सिरहाने रखा हुआ था, लेकिन अब घड़ी अपनी जगह से गायब थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कहीं वो लड़की नाराज़ ना हो जाए। और इसके बाद धीरे धीरे मेहमान जो थे वो जाने लगे। और उसमें मेरा भाई भी अब अपना बाइक उठाया और चल पड़ा था। अब मुझे उस घड़ी का बहुत फिक्र था। मैं एक बार पूरे घर में छान मारा, लेकिन घड़ी कहीं पर मिली नहीं। और इसके बाद मैं सोच लिया था कि ज़रूर मेरे भाई का काम है और उसने घड़ी पर हाथ साफ कर लिया है। अब क्या हो सकता है, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और माँ को भी समझा दिया था कि माँ डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो लड़की कुछ बोलेगी तो मैं बता दूंगा कि हमने घड़ी तो कहीं फेंका नहीं है। घड़ी कहाँ गई हमें नहीं मालूम, आप ढूंढ लो, आपकी घड़ी है, ज़रूर मिल जाएगी। खैर रात आ गई थी और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी बहन की याद आ रही थी। अब मैं अपने बहन की याद में खोया हुआ कब गहरी नींद में चला गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। और जब मेरी आँख खुली ना, तो वही लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी और इत्र का खुशबू पहले आ जाता था। मुझे महसूस होता था
कि हाँ वहाँ पर है ये, और आज तो मुझे देख भी रही थी और मेरी तरफ घूर रही थी। मैं उससे पूछने लगा कि आप इस वक्त में, और तभी वो होठों पर इशारा कि मतलब चुप रहो। और मैं तो उसकी आंखें देख करके डर गया था। और इशारे इशारे में अब वो पूछने लगी कि रतन, वो घड़ी कहाँ है, घड़ी तुमने किसको दे दिया। मैं उसको धीरे धीरे सब कुछ बता रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वो घड़ी कहाँ पर है। वो घड़ी मैं जब बाथरूम गया था तब मेरी सिरहानी रखी हुई थी, और इसके बाद जब आया ना तो घड़ी मुझे मिली नहीं। वो लड़की चिंता में डूबी हुई थी। मैं उसकी आंखों में चिंता की रेखाएं देख रहा था, और वो थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही थी। और फिर कहने लगी कि देखो रतन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और वो कहने लगी कि मैं इस घड़ी को कहाँ ढूंढूं। ये घड़ी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर के लिए प्राण याऊ। इसके बगैर मैं रह नहीं पाती। और फिर वो लड़की एक तरह से आंसू बहाने लगी थी, और मैं बताता जा रहा था कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ज़रूर कोई चोर उचक्का मेरे घर से घड़ी उठा ले गया है। अब मैं किसको बताऊं? आप तो सब कुछ जानती हो, वो घड़ी कहाँ होगी आप ज़रूर ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। लेकिन वो आंखों से उसके आंसू बहता रहा। कहने लगी कि इसमें रतन तुम्हारा ही हाथ मुझे दिख रहा है। और मैं कसम खा के कहने लगा कि नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। इस घड़ी को मैं बहुत यत्न से संभाल कर रखा हुआ था। और वो मानने को तैयार नहीं थी, और आखिरकार गुस्से में वो वहाँ से चली गई। मैं उसका गुस्सा देखकर थोड़ा डर गया था कि ना जाने अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन 15 दिन बीत गए थे और मुझे वो लड़की मेरे पास में नज़र नहीं आई। ना तो मेरे बिस्तर पर कोई गुलाब के पंखुड़ी नज़र आती थी, ना इत्र का खुशबू आता था। सब कुछ सामान्य था जैसा पहले था। और मुझे भी अब लगने लगा कि वो घड़ी की वजह से मुझसे नाराज़ हो गई है और वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। चलो अच्छा ही है, मुझे भी उससे दूरी रहना था, मुझे भी अपना घर बार बसाना था, मुझे भी तो शादी करना था। और माँ को मैं सारी बात बताया। माँ भी खुश थी, कहने लगी अच्छा हुआ तो उससे पीछा तेरा छूट गया। अब मैं तेरी शादी वादी की बात करती हूँ, रिश्ता चलाती हूँ, अब तू भी शादी कर ले। अब मैं कहने लगा माँ थोड़ा सा और वक्त दे दे, लेकिन माँ नहीं मान रही थी, कहने कि अब वक्त बहुत निकल चुका है तेरा, अब तेरी शादी नहीं होगी तो कोई करेगा भी नहीं। अब फिर वो रिश्ता मेरे लिए ढूंढने लगी थी और रिश्ता मिल भी चुका था। मैं लड़की को भी देखा था, लड़की बेहद खूबसूरत थी और लड़की को भी मैं पसंद था, अब मुझे भी लड़की पसंद थी। अब एक तरह से रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन कुछ महीने की अब वक्त था शादी में और किसी काम से मुझे अब मामा के घर जाना पड़ा था, जो कि 2 घंटे के सफ़र में था। अब माँ का ही कुछ अलग सा काम था, इसीलिए मुझे मामा के घर जाना पड़ा था। जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो घर का वातावरण एकदम अलग दिखाई दे रहा था। मैं अपने भाई को पूछने लगा कि मेरा भाई कहाँ है, तो पता चला कि वो तो महीनों से बीमार पड़ा हुआ है। कभी हॉस्पिटल में रहता है और कभी हॉस्पिटल से छुट्टी होकर के घर पर आ जाता है। मैं जब ये सब सुना तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि वो तो बहुत हेल्दी लड़का था, देखने में पहलवान सरीका, और उसको क्या हो गया। मैं उसके कमरे में अंदर पहुंचा तो देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। और सबसे कमाल की बात थी, वो जो घड़ी चोरी हुई थी ना, उसकी हाथ में बंधी हुई थी। अब मुझे अब सारा खेल समझ में आ चुका था। वो नींद में था या अर्ध बेहोशी में था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने उस घड़ी को देखा ना तो मुझे गुस्सा आ गया था। अब मैं चीख पड़ा था कि भाई मेरे, तू तो कहता था कि तूने घड़ी चोरी नहीं की,
ये घड़ी तेरे पास में कैसे आ गई? शायद मेरी कड़ी हुई आवाज़ सुन करके उसकी आंख खुल गई थी और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। शायद वो लज्जित था सब कुछ देखने के बाद में, और कहने लगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, ये घड़ी मुझे पसंद आ गई थी और इसलिए मैं घड़ी को चुरा लिया था। आप तो देने को राजी नहीं थे और इसलिए मुझे चोरी का तरीका अपनाना पड़ा। लेकिन भाई जी, जब से मैं ये घड़ी ले कर के आया हूँ ना, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि इस घड़ी को मैं दूर कहीं छोड़ आऊँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूँ। मुझे एक सपना आता है दिन में भी कि अगर तूने इस घड़ी को अपने हाथ से अलग किया तो तू मारा जाएगा। अब मैं खौफ में आ जाता हूँ, डर जाता हूँ। ये बात अपने परिवार को भी बताया और तब मेरे परिवार ने, अब जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं, कई तरह के लोगों को उन्होंने बुलाया और सब ने कहा कि देखो ये घड़ी कोई नॉर्मल नहीं है और इस घड़ी में आत्मा है। जब उसका मूड होगा वो खुद चली जाएगी और तुम ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारे लड़के का जान भी जा सकती है। इसलिए ज़बरदस्ती मत करो, इस घड़ी को फेंकने की कोशिश भी मत करना और अपने आप एक दिन ये घड़ी तुम्हारे लड़के के हाथ से चली जाएगी और तुम्हारा लड़का भी सही हो जाएगा। अब मैं जब ये सब सुना ना तो मैं हैरान रह गया था। मुझे उस लड़की की आंखों के आंसू अब समझ में आ रहे थे। वो लड़की भी दर्द में थी। आखिर इस घड़ी में कोई आत्मा थी जो उस लड़की के दिल से कनेक्शन था, मुझे समझ में आने लगा था। इसलिए लड़की कह रही थी कि जैसे तुम्हारे लिए प्राण याव का ज़रूरत है वैसे मेरे लिए इस घड़ी का होना ज़रूरत है, इसके बगैर मैं रह नहीं पाऊँगी। और मैं अब उस घड़ी को निहार रहा था और लड़का कह रहा था भाई आप इसके बारे में कुछ करो, मेरे से तो बहुत गलती हो गई है। और तब तक परिवार के लोग सारे जमा हो चुके थे। मामा थे, मेरे बड़े मामा, छोटे मामा, मामी, और सब कहने लगे कि आप इसके घड़ी के बारे में कुछ करो, ये घड़ी इसके हाथ से निकल जाए। मैं समझाने लगा कि देखिए मैं आया हूँ और कुछ ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, रात का वक्त चाहिए, रात में ही सब बात हो सकती है। और इसके बाद मुझे वक्त मिल गया था। मैं रात को वहाँ पर रुका था भाई के पास में। अब भाई के बगल में खाट बिछा करके मैं सोया हुआ था और वो घड़ी उसके हाथ में ही बंधी थी और मैं मन ही मन उस लड़की को अब कल्पना करके बुलाने लगा कि आप जहाँ भी कहीं हो आप मेरे पास में आ जाओ और मेरे भाई को तकलीफ़ दूर करो। ये घड़ी यहाँ पर है। और था तो कमाल की बात, मुझे उस सपने में लड़की दिखाई थी, अभी भी उसका चेहरा उतरा हुआ था और जैसे मैंने उसको सपना में बोला कि वो घड़ी मिल चुकी है, मेरे भाई के हाथ में है और वो गलती से चोरी करके ले गया था। उसकी चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और कहने लगी कि आपने मेरी बहुत टेंशन दूर कर दी। मैं उस घड़ी को ढूंढ रही थी लेकिन वो घड़ी मिल नहीं पा रही थी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, मैं आज ही इसी वक्त इस घड़ी को लेकर चली जाऊंगी। और वाकई में हम सोए हुए थे। आज जब हमारी आँख खुली ना तो मैं सबसे पहले भाई की कलाई देखा था। उस कलाई पर घड़ी का निशान तो जरूर बना हुआ था। लग रहा था कि घड़ी अभी उतारी गई हो और घड़ी कब कौन ले गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं जानता था वो घड़ी जिसकी थी उसके पास सकुशल पहुंच गई थी। और उसके बाद मेरी भाई की तबीयत सुधार होने लगी थी। अब उसके चेहरे पर थोड़ा अलग ही रंग रूप दिख रहा था। जो पीला पीला शरीर हुआ पड़ा था अब उसमें खून की रंगत लौटने लगी थी। मैं वहाँ पर 3 दिन रहा था भाई के चक्कर में, नहीं तो मैं उसी सुबह में लौट जाता। लेकिन भाई मुझे रोक रहा था, कह रहा था भैया अभी मत जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर आप चले जाओगे ना तो
तो मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। मैं उसको उस हालत में छोड़ नहीं सकता था। मैं उसको समझाने लगा था कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती की, और इसके बाद वो अपना गलती भी मान चुका था। मैं उससे पूछा था कि ये घड़ी के बांधने के बाद कोई लड़की आती थी तुम्हारे पास में? वो कहने लगा नहीं, कोई भी लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, एक काला काला सा शैतान मुझे सपने में दिखाई देता था, जिसकी दांत बाहर निकले हुए थे और आ करके जैसे मेरे हाथों को काट लेता था। मैं चीख पड़ता, और जब नींद से जगता ना, तो ना तो कोई शैतान होता था, ना कोई कुछ भी, जैसे वो सपना देखा हूँ भयानक। मैं मन ही मन अब सब कुछ समझ चुका था कि वो आत्मा जो थी वो किसी शैतान की थी जो घड़ी में बंद थी, और उसी के सहारे वो लड़की चल रही थी। जरूर आपस में कोई ना कोई मेल जरूर होगा, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि ये सब खत्म हो चुका था। इसके बाद मुझे इन चीज़ों पर विश्वास होने लगा था कि आत्मा भी है और शक्ति भी होती है। पहले मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। सिर्फ माँ पूजा पाठ करती थी और ये जादू टोना पर, भूत पिशाच पर यकीन भी करती थी, लेकिन ना तो मेरे बहन का यकीन था, ना मैं यकीन करता था। लेकिन इस घटना ने मुझे सबक दे दिया था, और सबक मेरे मामा के लड़के को भी मिला था। हम दोनों, लेकिन मेरे लिए कोई बुरी खबर नहीं थी। उसने मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया था, और आगे भी अच्छा होता अगर मेरे मामा के लड़के ने मेरे घड़ी नहीं चुराई होती। तो आत्मा लड़की मेरे साथ में ज़रूर रहती और मेरी आगे भी मदद करती। मैं अपने लिए घर बनाने का सोचा था, और उसमें मेरी वो मदद भी करती, पैसे का इंतज़ाम भी करती, लेकिन सब कुछ मटिया मेट मेरे मामा के लड़के ने कर दिया था। लेकिन चलो, इसके बाद मेरी शादी भी हुई, लेकिन हाँ, अब मैं पहले से बेहतर हो चुका था। अब जो उस फैक्ट्री में मैं काम करता था, उस फैक्ट्री से मैं अब दूसरा काम पकड़ लिया था। अब मैं दूर दूर ट्रक चलाता था, और उसमें मुझे ज़्यादा आमदनी होने लगी थी। और वही पैसा जोड़ जोड़ करके मैं अपने लिए एक घर बनवा लिया था, और मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने पिता के साथ नए घर में आ चुका था। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं सोता था ना, तो सपने में वही लड़की मुझे दिखाई देती थी, और मैं चौंक करके आंखें खोल देता था। तो मेरी पत्नी पूछती थी, क्या हुआ जी, क्यों डर के? लेकिन मैं बताना चाहता था, लेकिन कुछ सोच समझ करके नहीं बताता था, और मन मार करके बैठ जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रतन ट्रक ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।